हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए यूनिट 5, लास्ट यूनिट एडीआर की। जी हाँ, तो आखिरी यूनिट है एडीआर की, कंसीलिएशन। देखिए, बहुत कम जो है वो लॉ सेमेस्टर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत कम चांसेस हैं। पर अगर किसी ने आर्बिट्रेशन पढ़ लिया है ना, तो कंसीलिएशन उसके लिए बेहद आसान है। सेक्शन नंबर बिल्कुल ही जो है वो बेशक चेंज हो रहे हैं, बट जो है सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी चीज़ जो है वो अलग नहीं है। तो आप बस इतनी सी बात ध्यान में रखो कि अलग है तो सिर्फ सेक्शन नंबर है, प्रोसीजर एंड एवरीथिंग इज सेम। और कंसीलिएशन तो हम पहली यूनिट से कितनी बार जो है वो पढ़ चुके हैं कि क्या कंसीलिएशन होता है और सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कंसीलिएशन जो है वो क्या होता है। आइए, यूनिट 5 है, लास्ट यूनिट है। कंसिलिएटर को अपॉइंट कैसे करते हैं, कैसे प्रोसीडिंग्स कमेंस होती हैं, कैसे स्टेटमेंट दी जाती है, सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या है, टर्मिनेशन कैसे होता है, कॉस्ट डिपॉजिट कैसे होता है, प्रोटेक्शन कैसे है, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन वही एज यूजुअल है, दैट डिस्कस द रोल एंड पावर्स ऑफ द कंसिलिएटर अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एंड हाउ दे आर अपॉइंटेड। क्या क्या इसके जो हैं वो रोल्स हैं, किस तरह से इसको अपॉइंट किया जाता है, तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो देखो, कंसिलिएशन जो है वो क्या है, एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। पार्ट 3 जो है आर्बिट्रेशन एक्ट का इससे डील करता है। सेक्शन 61 से 81 जो है इसमें आते हैं, और इसको डील किया गया है एक नॉन एडजुडिकेटरी बॉडी जो कि वॉलंटरली फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। कंसिलिएटर जो है वो पार्टीज के डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, एक एमिकेबल सेटलमेंट पे उनको आने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब इनकी रोल एंड पावर्स को जो है वो हम पढ़ लेते हैं। देखो, कैसे जो है इसको अपॉइंट किया जाता है, ये 64 बताता है। मैंने आपको हर यूनिट में पहले बताया है, आर्बिट्रेशन इज ऑल एंड अबाउट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इज अबाउट डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टीज। सो हेयर पार्टीज आर फ्री टू अग्री। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टीज दे आर फ्री टू अग्री अपॉन द नंबर ऑफ द कंसिलिएटर्स, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि अग्रीमेंट रिक्वायर्ड ज़्यादा नहीं होता है, तो कंसिलिएशन कंसिलिएटर को प्रेफर किया जा सकता है। ठीक है, 2 हैं तो दोनों कॉन्जॉइंटली ये काम कर सकते हैं, 3 हैं तो दोनों मिलकर कंसिलिएटर तीसरे को अपॉइंट करते हैं। ये सारी बात तो बेटा हमने जो है वो आर्बिट्रेशन में पढ़ी थी। आगे आ जाओ, क्या रोल है कि वो इम्पार्शियल मीडिएटर की तरह रहेंगे, सेटलमेंट में जो है वो असिस्ट करेंगे, सेटलमेंट के लिए जो है वो सजेशन देंगे। तो दीज आर दी सेक्शंस विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ये सारा जो है वो काम करेंगे। एंड दीज आर दी सेक्शंस विच यू नीड टू कीप देम इन योर माइंड। क्या इनके पावर्स हैं? कोई जुडिशियल पावर्स उनकी नहीं है, बट कुछ सर्टेन पावर्स हैं जिनका आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, मैंने आपके लिए जो है एक चार्ट बना दिया है कि पावर कौन सी है, सेक्शन नंबर कौन सा है, और वो सेक्शन किस बारे में बात करता है। तो वी हैव दिस सेक्शन 66, 65, 69, 75, 68, 73। कंडक्ट प्रोसीडिंग्स फ्लेक्सिबली, सीपीसी एविडेंस के थ्रू वो बाउंड नहीं है, फ्लेक्सिबली उसको कर सकते हैं। रिटन रिक्वेस्ट फॉर रिटन स्टेटमेंट्स, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पार्टी से कि वो अपनी रिटन स्टेटमेंट्स दें। उसके बाद वो जो है मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो पार्टी से जॉइंटली या सेपरेटली मिल भी सकते हैं। कोई भी लेवल ऑफ कॉन्फ्रेंस, कोई भी कम्युनिकेशन वो यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पर्सनली, एवरीथिंग। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखते हैं वो, उनकी ड्यूटी है ये करने की। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस वो दे सकते हैं, सेटलमेंट को भी वो फॉर्मुलेट करते हैं। तो आपको इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, तो कंसिलिएटर का लीगल स्टेटस क्या है? तो 74 में सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है वो बात की जाती है, स्पेसिफिकली अलग से जो है हम इस क्वेश्चन को जो है वो डील करेंगे। बट वो कहते हैं कि फाइनल है, बाइंडिंग है और एनफोर्सिएबल है एज डिक्री ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो इसकी लैंडमार्क जजमेंट्स को आप देख लीजिए कि डिफरेंट है, क्या क्या उसकी पावर्स है, म्यूचुअल कंसेंट से लोग उसको करते हैं। ठीक है, आर कंसिलिएटर का रोल होता है असिस्ट करना, डिसाइड करना नहीं, सेटलमेंट पे पहुंचाना उनका एक जो है ये होता है। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि सेटलमेंट अग्रीमेंट जो कंसिलिएशन में हुआ है वो 74 में एनफोर्सिएबल है, बाइंडिंग नेचर का वो जो है होता है। तो बस आप ये सारी बातें लिख के, ये सेक्शंस लिख के, पावर्स लिख के, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर लिख के अपने आंसर को जो है वो कंक्लूड कर देंगे। तो आप बता पाएंगे ना आपकी कंसिलिएटर कौन होता है, उनके रोल पावर्स क्या है, कैसे कंसिलिएटर को अपॉइंट किया जाता है। कितना इजी है, देख रहे हैं आप?
आगे आ जाइए। वो पूछते हैं कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कैसे कमेंस होती है, क्या कोई लीगल फॉर्मेलिटी होती है। तो देखो, कंसिलिएशन जो है वो नॉन बाइंडिंग वॉलंटरली कॉन्फिडेंशियल मोड है, ठीक है। पार्ट 3 जो है वो इससे डील करता है। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वो आपको कहते हैं प्रोसीजर कैसे कमेंस होता है। 62 में वो कमेंसमेंट का प्रोसीजर बता रहे हैं, 65 में स्टेटमेंट सबमिशन होता है और फिर 64 में आप कंसिलिएटर को अपॉइंट करते हैं। तो प्री रिक्विजिट क्या है बिफोर कमेंसमेंट की कंसिलिएशन बिगैन किया जा सकता है। आपको वॉलेंटरी कंसेंट देनी है कि ठीक है हम कंसिलिएशन करने के लिए तैयार हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मैंडेटरी लीगल प्रोसेस नहीं होता। पार्टीज अपनी कंसेंट दे दें कि ठीक है हम कंसिलिएशन करना चाहते हैं तो कंसिलिएशन हो सकता है। डिस्प्यूट होना बहुत ज़रूरी है, अगर डिस्प्यूट ही नहीं है तो फिर बेटा आप कैसे करोगे। 61 आपको ये बताता है। स्टेप्स देख लीजिए। देयर इज इन्विटेशन बाय वन पार्टी, 62 में दिया गया है। एक पार्टी एक रिटर्न इन्विटेशन देती है दूसरी पार्टी को कि हमें कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी चाहिए। द इन्विटेशन मस्ट ब्रीफली आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। तो वो देखेंगे कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी, तो क्या कहते हैं दूसरे लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। रिफ्यूजल और नो रिस्पॉन्स, तो अदर पार्टी जो है वो रिजेक्ट भी कर सकती है, पर उनको 30 दिन में जो है वो रिप्लाई देना है कि वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 65 में आप अपनी स्टेटमेंट्स को जो है वो सबमिट करेंगे, रिक्वेस्ट की जाएगी, पॉइंट्स ऑफ इशू देखे जाएंगे, रिटर्न एक्सप्लेनेशंस दी जाएंगी। जो उसमें स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस था ये वहाँ पे वही चीज़ है। फिर कंसिलिएटर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, एक है तो ठीक है सोल कंसिलिएटर, दो हो गए हैं तो तीसरे को मिलकर अपॉइंट करेंगे। सेम चीज़ें, एवरीथिंग विल रिमेन दी सेम। इम्पार्शल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फेयरली उनको एक्ट करना है। क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन होना चाहिए, फुल कंट्रोल होना चाहिए पार्टीज़ का कि वो कंसिलिएटर को जो है वो चूज़ कर सके, प्रोसीजरल रूल्स फॉलो हो, कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो मेंटेन रखें। ये बात स्पेसिफिकली 75 बता रहा है। बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट हैं जिन्होंने कहा कि कॉन्सेंशुअल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, कंसेंट अगर नहीं दिया है तो कंसिलिएशन बिगिन नहीं होगा। फिर हमारे पास केस आता है जिन्होंने हमें हाईलाइट किया कि कुछ मेथड्स और होने चाहिए इंट्रोड्यूस। तो इस तरह से आप जो है कंसिलिएटर के प्रोसेस को पूरा बता देंगे कि कैसे कैसे प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू होती हैं, कब हमें अपॉइंट करना है, एवरीथिंग, राइट। चलिए, अगर एक बारी भी आपने आर्बिट्रेशन अच्छे से पढ़ लिया है ना तो फिर कंसिलिएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि सेटलमेंट अग्रीमेंट क्या होता है। इस पे पेपर में जो है वो लॉ सेमेस्टर एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कंसिलिएशन जो है वो कौन से पार्ट में है, क्या उसके सेक्शंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाउ हेयर कम सेटलमेंट अग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 73 से गवर्नड है। कभी कभी ये 2, 5, 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होता है ये, तो ठीक है। तो एक ये रिटर्न अग्रीमेंट है, पार्टीज जो है अग्री करती हैं एक सेटलमेंट अग्रीमेंट पे, 73 से गवर्न करता है, वॉलंटरली और कंसेंशुअल होता है, ठीक है। विद और विदाउट सजेशंस होते हैं कंसिलिएटर के। जो भी पार्टीज की कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, वॉलंटरी होता है, म्यूचुअल कॉन्सेंट पे बेस्ड होता है, रिटन होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, फाइनली और बाइंडिंग है कि अगर साइन कर दिया गया है सेटलमेंट अग्रीमेंट तो फिर एनफोर्सिएबल है। कंसिलिएटर की मदद से जो है इसे बनाया जाता है। कंसिलिएटर आपको डिसाइड नहीं करवाने में मदद करता बट आपको सेटल कराने में मदद करता है। लीगल प्रोसीजर क्या है तो आप इसको देख लीजिए। फॉर्मुलेशन ऑफ टर्म्स बाय मतलब वो आपको एक सेटलमेंट पे आने में मदद करता है, ठीक है, डिस्कशन करता है। कंसिलिएटर जो है वो सेटलमेंट अग्रीमेंट पे आता है, पार्टी साइन करती हैं, ठीक है। तो एक कॉपी हर पार्टी को जो है वो दी जाती है। लीगल स्टेटस क्या है कि सेम स्टेटस है जैसे आर्बिट्रल अवार्ड का होता है, फाइनल है, बाइंडिंग है, डिग्री ऑफ कोर्ट की तरह ही जो है इसे किया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली इसे जो है एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है, कोर्ट में अगर कोई पार्टी जो है वो फेल हो जाती है कॉम्प्लाई करने के लिए। तो सेटलमेंट अग्रीमेंट की एक बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एनफोर्सिएबल है, अपीलेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, कंसेंशुअल है, म्यूचुअल कंसेंट से जो है इसे किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है कि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है, ऑनेस्ट और ओपन नेगोशिएशन इसमें होता है। लैंडमार्क जजमेंट में सेम भी बात की गई है, साइंड होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, ठीक है, एनफोर्सिएबल है डिग्री की तरह ही, ये सारी चीज़ दी गई है, बाइंडिंग है, एनफोर्सिएबल है, ठीक है, ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आप देख लीजिए सेटलमेंट एग्रीमेंट और आर्बिट्रल अवार्ड में क्या डिफरेंस है। वॉलंटरी बाय कंसेंट है, यहाँ पर एडजुडिकेशन है डिसीजन के थ्रू, क्योंकि आर्बिट्रेटर्स बैठ के देखते हैं। नेगोशिएशन विद कंसिलिएटर, डिटर्मिनेशन बाय आर्बिट्रेटर, एनफोर्सिएबल एज अ डिक्री, बिल्कुल एज अ डिक्री, कोई अपील नहीं होती, यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है,
ठीक है, तो बस आप सेटलमेंट अग्रीमेंट के बारे में ये सब बता देंगे कि 73 में है, रिटन है, म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए, अगर एक बार साइन हो गया है तो वो लीगल और बाइंडिंग होना चाहिए और कोर्ट की डिक्री की तरह ही इसे माना जाएगा और उसकी कोई अपील जो है वो नहीं होती। आ जाओ, क्या प्रोसीजर है टर्मिनेशन का? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आर्बिट्रेशन में बेटा होता था। आप इसे बस सेक्शन नंबर चेंज हो रहा है, पार्ट 3 ये सब डील करता है, कॉमन है ये। टर्मिनेशन के लिए वी डू हैव सेक्शन नंबर 76, हमारे पास सेक्शन नंबर 76 है, जिसे आप देख लीजिए। 76 बताते हैं कैसे टर्मिनेट होगा, ठीक है, किस सिचुएशंस में होगा, आप इसे देख लो। तो ग्राउंड ऑफ टर्मिनेशन बड़े सारे दिए गए हैं, प्लीज़ बेटा आप इसे देख लो। सेटलमेंट अग्रीमेंट इज साइंड, प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट व्हेन अ सेटलमेंट अग्रीमेंट इज रीच एंड रिटन अग्रीमेंट इज साइंड एंड ऑथेंटिकेटेड अंडर दिस। कंसिलिएटर ही डिक्लेयर कर दे टर्मिनेशन, तो हो सकता है अगर रिटन डिक्लेरेशन हो गया पार्टीज के थ्रू, रिटन डिक्लेरेशन हो गया वन पार्टी के थ्रू, तो वो देखते हैं कि ज़रूरी है कि नहीं है, अगर किसी का कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर कंसिलिएटर ने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दिया है, साइन हो गया है, तो बाइंडिंग हो जाएगा। अब जो है फिर टर्मिनेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बट अगर उसमें लिखा है कि इट स्टैंड्स टर्मिनेटेड तो फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे केसेस में उनको रिटन नोटिस डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कोर्ट का भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा, कोई फॉर्मल हियरिंग नहीं होती है। तो आप अगर कंसिलिएटर ने लिख दिया तो बिल्कुल ही बात अलग है, फिर तो टर्मिनेट हो ही जाएगा। तो हम मान लेंगे जिस दिन रिटन डिक्लेरेशन आ जाता है तो वो उस दिन से बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स आप देख लो, सेम बातें वो आपको कह रहा है, पार्टीज के उसमें ही जो है वो होंगी। अगर एक बार सेटलमेंट अग्रीमेंट साइन हो चुका है तो फिर नहीं हो सकता, पर अगर कंसिलिएटर ने लिख के दे दिया है कि भाई नहीं हटाना है तो फिर टर्मिनेट हो गया, ठीक है। क्लैरिटी और सर्टेनिटी होनी चाहिए, एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, इनडेफिनाइट प्रोसेस से जो है उसको प्रिवेंट किया देना चाहिए, लिमिटेशन जो है वो चेक करी होनी चाहिए। अगर कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है एक लॉन्ग टाइम से तो फिर कंसिलिएटर चाहे तो कोई सेटलमेंट पे पार्टीज नहीं पहुंच पा रही हैं तो कोर्ट में जाओ, इधर भी क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो बस आप क्या लिखेंगे कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो है वो टर्मिनेट हो सकती हैं, ठीक है, इधर सेटलमेंट इज रीच और देयर इज अ रिटन डिक्लेरेशन बाय द कंसिलिएटर। देखो बेटा अगर सब कुछ हो ही गया है, फाइनल सब कुछ हो ही गया है तो फिर तो खत्म ही हो गया है ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक क्रूशियल प्रोसीजर है जिसे आप ध्यान में रखेंगे। टर्मिनेशन का मैकेनिज्म जो है दैट इज़ रियली सिंपल, आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर टू इंट्रोड्यूस हेयर। तो अब वो आपको कह रहे हैं कि कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन को कंपेयर करो, क्या उनके प्रोसीजर है, क्या उनके आउटकम है। तो मैं सीधा ही ना उधर पे ही आ जाती हूँ, कौन सा पार्ट किसको डील करता है, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन। फॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है, डिसाइड करता है। इनफॉर्मल है जहाँ पर कंसिलिएटर होता है असिस्ट करता है, यहाँ पर वो क्या करता है, डिसाइड करता है। एडजुडिकेटरी सिमिलर टू अ प्राइवेट कोर्ट, यहाँ पर प्राइवेट कोर्ट जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अवार्ड आता है, यहाँ पर सेटलमेंट एग्रीमेंट आता है। सेक्शन नंबर आपको पता ही है, ठीक है। ये पार्ट 1 से डील करता है, ये पार्ट 2 में है। कमेंसमेंट जब अग्रीमेंट हो गया है, जब पार्टीज ने रिटन कंसेंट दे दिया कि भाई हम आर्बिट्रेशन करने के लिए तैयार हैं, हम जब आर्बिट्रेशन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी जो है वो आर्बिट्रेटर डिसाइड कर रही है द डिस्प्यूट, ठीक है। उसके बाद कंसिलिएटर यहाँ पर म्यूचुअल सेटलमेंट में आने में फैसिलिटेट कर रहा है। यहाँ पर 1 और 3 आर्बिट्रेटर्स हैं, यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको सेक्शन नंबर पता चलना है। फिर क्या कहते हैं, गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस, वहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं था, वहाँ पर ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था, ठीक है। ये लोग फ्लेक्सिबल थे, कोई कोर्ट की प्रोसीजर्स को नहीं करते थे। एविडेंस रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ऑप्शनल है, नेगोशिएशन पे ज़्यादा फोकस है कि कैसे हम कितना नेगोशिएट कर पा रहे हैं। फाइनल डिसीजन बाइंडिंग होता है, एनफोर्सिएबल होता है। सेटलमेंट अग्रीमेंट बिल्कुल फाइनल है, एनफोर्सिएबल है, चैलेंज किया जा सकता है, यहाँ पर कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कोई ऐसा कुछ नहीं है, रूल्स पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पर है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी ही रखनी है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो आगे आ जाओ कि आर्बिट्रेटर इम्पोजेस द डिसीजन, पार्टीज कंट्रोल द आउटकम। कंसिलिएटर सिर्फ सेटल करने में मदद करता है, कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। लिमिटेड वंस द आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड, वेरी हाई पार्टीज में सेटल ऑन देयर ओन टर्म्स, पार्टी अपने टर्म्स पे होती है, मदद कर देता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो बस आप दोनों के डिफरेंसेस को देख लेंगे
कि क्या क्या प्रोसेस हैं और क्या कहते हैं किस में क्या होता है, दोनों ही बाइंडिंग होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है, यहाँ पर एडजुडिकेटरी है, ये नॉन एडजुडिकेटरी है, यहाँ आर्बिट्रेटर होता है, यहाँ कंसिलेटर होता है, यहाँ अवार्ड होता है, यहाँ सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है, लिमिटेड ग्राउंड्स हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं, फॉर्मल है, प्रोसीजरल है, ये इनफॉर्मल है, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में है। तो बस आप ये सारा का सारा लिख देंगे। मुझे लगता है कि इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। दैट इज़ द मैक्सिमम व्हाट आई कैन ड्राफ्ट फॉर यू, आई कैन मेड इट फॉर यू। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है कॉस्ट डिपॉजिट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स का, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है देख लो। तो हालांकि ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, बट 78 और 79 सेक्शन इससे बच्चे डील करता है कॉस्ट से कि कब लगाई जा सकती है, फीस एंड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए, लीगल एडवाइस के लिए, एक्सपर्ट के लिए जो दी जा सकती है। मैंने छोटे साइज़ को रखा है, हार्डली 4-5 स्लाइड्स में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है कंसिलिएटर के थ्रू, कॉस्ट जो है वो इक्वली पार्टीज़ लेंगी, कंसिलिएटर को जो है वो डायरेक्ट पेमेंट की जाएगी, पार्टीज़ उस चीज़ को देखेंगी, डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री डिपॉजिट्स जो होते हैं, इन सब चीज़ों को आप पढ़ लेना, फेल हो जाते हैं तो उनको किया जा सकता है, दे कैन आस्क टू पे। तो आप देख लो ट्रांसपेरेंसी के लिए कॉस्ट एंड डिपॉजिट ये वाली चीज़ है, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, आप इक्विटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कंसिलेटर का डिस्क्रिशन है, कोई पोर्शन कॉस्ट जो है वो दे सकता है, अगर फेलियर हो गया है तो टर्मिनेट वाली चीज़ है, ये सारी चीज़ें। हु बियर दी कॉस्ट, कौन, इक्वल शेयरिंग बाय बोथ दी पार्टीज, ठीक है, पार्टीज अग्री कर सकती हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट पे डिस्क्रिशन होता है, कंसिलिएटर भी एडजस्ट करता है। हालांकि आर्बिट्रेशन से कॉस्ट की बेटा कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि क्या कहते हैं कि ये यहाँ पर सेटल करने में मदद करता है, डिसाइड करने में मदद नहीं करता, डिसाइड नहीं करता। तो टाइम स्पेंट, कितना कॉम्प्लेक्सिटी था केस का, प्रोफेशनल फीस लेता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस लेता है, कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, डिफर फ्रॉम केस टू केस, कंसिलिएटर टू कंसिलिएटर। तो आप इसको बस देख लेंगे, इसके केस लॉज मैंने आपको दे दिए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देख लेना कि दोनों पार्टीज उस कॉस्ट को बियर करती हैं, 78 और 79। तो आप कॉस्ट वाले के लिए 78 एंड 79 देख लो। मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना बेटा आपको ना ये पढ़ाते नहीं है, काफ़ी लोग आपको 78 और 79 कराते नहीं है, तो बस मैंने आपके नोटिस में डाल दिया है कि आप एक कॉस्ट वाला पोर्शन जो है वो देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि दोनों पार्टीज इक्वली कॉस्ट बियर करेंगी, और कोई फिक्स रेट नहीं है, इट इज़ फ्लेक्सिबल, डिफर फ्रॉम केस टू केस, ठीक है। तो कंसिलिएशन इज़ वेरी इजी, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन तो पार्ट 1 आर्बिट्रेशन से ही आता है, जेनेवा और न्यूयॉर्क से भी इतना क्वेश्चन नहीं आता है। फिर भी अगर आपका कुछ ऐसा लगे कि मेरे को कोई और आपको डिस्कस कराना चाहिए, कोई केस डिटेल में लेके आना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। तो आई प्रे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत अच्छे हो। सो गुड लक।